अस्सलाम वालेकुम हिमायत अली शाहिर साहब। मोहतरम हिमायत अली शाहिर साहब, आपने अभी हाल ही में ये फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो अधूरे रह गए थे और अब आप उनको पाए तकमील तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। तो क्या आप अपने मोहब्बत करने वालों को ये बताना पसंद फरमाएंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अभी फ़िलहाल अपने मंसूबे के कागजात में आपने तहरीर की हुई हैं और आप उन पर काम करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है? भाई बात यह है कि हर आदमी चाहता है कि कोई ऐसा काम कर जाए जो औरों ने न किया हो। ज़ाहिर है कि मैंने भी ऐसे काम किए हैं। मसलन ये सवाने हयात देखिए, मंजूम सवाने हयात है, 3500 अशार पर मुश्तमिल। उर्दू में पहली बार लिखी गई है सवाने हयात मंजूम। वैसे छोटी मोटी आप बीते तो लोगों ने लिख दी हैं, लेकिन मंजूम सवाने हयात में लिखी। इसी तरह से बहुत सी ऐसी तहरीरें हैं। मतलब मैं सिंध में रहता हूँ तो मेरे दिल में एहसास है कि मैं सिंध का हक़ भी अदा करूँ। सिंध की एक बहुत बड़ी तारीख़ है और सिंधी ज़बान, सिंधी तहजीब का एक बड़ा माजी है माशाअल्लाह। हमारे बच्चे अब सिंध में आबाद हो गए तो वो भी सिंधी कहलाएंगे, कहलाना चाहिए, ज़मीन से निस्बत होती है। ज़ाहिर है कि इस एतबार से मुझ पर ये फ़र्ज़ है कि सिंध के अदब में, सिंध की तारीख़ में जो बड़े काम हैं उनसे मैं किस हद तक ओहदा बड़ा हो सकता हूँ। तो आज मैंने सिंध की फ़ोक स्टोरीज़, जिन्हें अवामी कहानियाँ कहते हैं, तो फ़ोक स्टोरीज़ को जमा किया और उन्हें ड्रामे की शक्ल में मुंतकिल किया। ड्रामे से मेरा ख़ास ताल्लुक़ रहा है। मैं चूँकि खुद ड्रामा आर्टिस्ट रहा हूँ और PhD का जो मैंने काम किया तो वो भी ड्रामे से मुताल्लिक़ मेरा तब मकाला है। कहने का मतलब ये है कि सिंध की फ़ोक स्टोरीज़ को मैंने ड्रामे में शिफ्ट किया और फिर सिर्फ ड्रामा नसर में नहीं लिखा, चूँकि शायर हूँ इसलिए मंजूम ड्रामे भी लिखे मैंने। तो जो फ़ोक स्टोरीज़ हैं उनको मंजूम ड्रामे की शक्ल में और कुछ नसर के ड्रामे की शक्ल में लिखा। इसी तरह से सिंध के बारे में जो और तारीख़ी पस मंज़र की बातें हैं जो मेरी तहरीरों में मौजूद हैं, मज़ामीन की सूरत में हैं, तनक़ीद और तहक़ीक़ की मज़ामीन की सूरत में हैं, उनको कलेक्ट करके मैं एक अलग किताबी शक्ल देना चाहता हूँ ताकि ये बता सकूँ कि एक शायर की निगाह में एक मुल्क या एक ज़मीन या एक तारीख़ क्या होती है और कैसे उसको। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर कराची में रहा और कराची सिंध में है, इसलिए कराची की आम बोलचाल में जो सिंधी ज़बान शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पनाहगीर कहिए या महाजिर कहिए या बाहर से आए हुए लोग कहिए जो यहाँ रह गए हैं और अब बहरहाल सिंधी हैं, क्योंकि कराची सिंध में है। लेकिन कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसका अपना कोई कल्चर नहीं है। सिंध में रहने के बावजूद इसका वो कल्चर नहीं है जो सिंध का होना चाहिए। सिंध कराची से बाहर है। हैदराबाद में बड़ी हद तक असरात इसी के हैं, लेकिन अगर मीरपुर ख़ास चले जाइए या सक्खर चले जाइए या खैरपुर जाइए तो पूरा सिंध आपको अपने कल्चरल बैकग्राउंड के साथ मिलेगा। मैं इत्तेफाक से सिंध के तमाम इलाक़ों में घूमा फिरा हूँ। मेरी दोस्तियाँ सिंध के सिंधी स्पीकिंग शायर और अदीबों से हमेशा रही है। मैंने सिंध के अदब पर भी काम किया है और ख़ास तौर से शेख याज़ मेरे दोस्तों में शामिल थे और बहुत बड़े शायर थे सिंधी के और उर्दू के बड़े शायर थे। तो वो शेख याज़ की एक ऐसी हैसियत थी जो उर्दू और सिंधी में एक कदर मुश्तरक की थी। चुनांचे ज़ाहिर है कि उन्होंने शाह लतीफ़ भुट्टाई का भी उर्दू में तर्जुमा, मंजूम तर्जुमा किया शेख याज़ ने। तो इस एतबार से शेख याज़ उर्दू अदब से भी कुछ आश्ना थे और फ़ारसी से भी, और सिंध में रहने के नाते हमें भी ज़ाहिर सिंधी से और सिंधी अदब और सिंधी तारीख़ से वैसे ही लगा हो। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जिस ज़मीन पे इंसान रहता है उस ज़मीन का हक़ अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है और हमने अपनी मिसाल के मुताबिक किया। ख़ास तौर से यहाँ की फ़ोक स्टोरीज़ के हवाले से मैंने लिखा, उन्हें मंजूम ड्रामों में शिफ्ट किया, उन्हें रेडियाई ड्रामों में शिफ्ट किया और उसके बाद मेहरान मौज के नाम से मेरा एक मजमूआ भी शाये होने वाला है जो सिंध की फ़ोक स्टोरीज़ की ड्रामाई तश्कील की बुनियाद पर छप रहा है। इसी तरह से मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में चूँकि 10-15 साल पढ़ाया भी है, तो जाहिर है कि वहाँ भी मेरा ताल्लुक़ सिंध के उन हज़रात से रहा जो वाकई सिंध को जानते हैं या सिंध में रहकर पूरी तरह से सिंधी अदब और सिंधी तारीख़ के नुमाइंदे हैं, तो मुझ पर भी उसके असरात रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आदमी को अपनी ज़मीन से वाबस्ता रहने के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी ज़बान सीखे, उसकी तहजीब से वाबस्ता हो और उसकी तारीख़ से बाखबर रहे।
تو اللہ کرم سے میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ اور ادب کے جو کام ہوتے ہیں وہ کبھی وقت کا تعین اس میں نہیں کیا جا سکتا، اس میں ایک مسلسل کام ہوتا ہے اور وہ لامتناہی جب تک زندگی ہے یہ کام چلتا رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ پوری زندگی میں بھی کب تکمیل پائے گا نہیں پائے گا، کیونکہ سندھ کی تاریخ تو بھائی 5000 سال پرانی تاریخ ہے، اس تاریخ سے تو ہم بیشتر لوگ ہم آشنا بھی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور دریافت ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سندھ کا پس منظر، یہ ہندوستان کا پس منظر کتنا عظیم ہے اور کتنا بسیط ہے۔ تو بہرحال چونکہ سندھ کی تہذیب، اس پہ ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ اس نے 5000 سال کی تہذیب کو محفوظ رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے آشنا ہوں گے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ نوازش کرم شکریہ مہربانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی، مجھے بخش دی آپ نے زندگانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ جوانی کی جلتی ہوئی دوپہر میں